मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कन्नौज शहर। कन्नौज शहर के महाराज कन्नौजपति होते हैं। कन्नौजपति की बेटी संयोगिता व पृथ्वीराज से प्यार करती हैं। कन्नौजपति के घर अजमेर से ब्राह्मण देवता आते हैं और वो संयोगिता से बोलते हैं सम्राट पृथ्वीराज ने आपके लिए कुछ भेजा है। तो संयोगिता ने भी एक तीर पर पृथ्वीराज का नाम लिखकर वह पृथ्वीराज को भेज देती हैं। एक दिन पृथ्वीराज के पास मोहम्मद गोरी के भाई मीर हुसैन का दूत आता है और वह पृथ्वीराज से बोलता है मीर हुसैन आपके शरण में आना चाहते हैं अजमेरपति। तो पृथ्वीराज पूछते हैं मीर हुसैन मेरे पास क्यों आना चाहते हैं। तो वह दूत बोलता है मीर हुसैन सुल्तान की रखेल को लेकर भाग गए हैं। तो पृथ्वीराज कुछ दिनों के लिए मीर हुसैन को अपने पास पनाह देते हैं। तो गजनी के सुल्तान को पता चलता है कि पृथ्वीराज ने मीर हुसैन को अपने पास पनाह दिया है। तो सुल्तान पृथ्वीराज के पास अपना एक दूत भेजते हैं और वह दूत पृथ्वीराज के दरबार में जाता है और वह पृथ्वीराज से बोलता है आपने मीर हुसैन को अपने पास पनाह दिया, इसलिए गजनी के सुल्तान आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज बोलते हैं मैं सुल्तान से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और फिर सुल्तान और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाते हैं और वो सुल्तान को अपने पास बंदी बना लेते हैं। मगर उस युद्ध में मीर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज सुल्तान को मारते नहीं बल्कि वो सुल्तान को एक और मौका देते हैं। वो सुल्तान से बोलते हैं अगली बार वीरता दिखाना, कायरता नहीं। और पृथ्वीराज सुल्तान को छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कन्नौज शहर के महाराज कन्नौजपति को। उनके पास उनका एक सिपाही आता है और वो बोलता है महाराज दिल्ली से दूत आया है, पृथ्वीराज का दिल्ली के राज सिंहासन पर राज अभिषेक हो रहा है। यह बात सुनकर कन्नौजपति बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि कन्नौजपति को लगता था दिल्ली के महाराज दिल्ली का राज सिंहासन कन्नौजपति को ही सौंपेंगे। दिल्ली का राज सिंहासन पृथ्वीराज के हाथों में जाने से कन्नौजपति पृथ्वीराज से नफरत करने लगते हैं और फिर दिल्ली के राज सिंहासन पर पृथ्वीराज का राज अभिषेक होता है। इनका नाम चंद्रभट्ट है, लोग इन्हें प्यार से चंद्रवरदाई बुलाते हैं। पृथ्वीराज और पृथ्वी चंद्रभट्ट उन दोनों का जन्म एक ही समय एक ही गांव में हुआ था, इसलिए पृथ्वीराज और पृथ्वी चंद्रभट्ट वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। पृथ्वीराज के पास उनका एक सिपाही आता है और वो पृथ्वीराज से बोलता है कन्नौजपति के भाई पालुक राय आए हैं। पालुक राय पृथ्वीराज से बोलते हैं कन्नौजपति आपसे आधी दिल्ली लेना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज बोलते हैं अगर मैंने कन्नौजपति को आधी दिल्ली ना दिया तो। पालुक राय बोलते हैं तो सम्राट आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो कन्नौजपति पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति बनवाकर अपने महल के दरबान वाले जगह पर खड़ा कर देते हैं। तो वहां पर मौजूद सारे सिपाही पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति देखकर हंसते हैं। तभी वहां पर कन्नौजपति की बेटी संयोगिता आती हैं। जब उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति दरबान वाले जगह पर देखती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता कन्नौजपति के पास जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं अपने पृथ्वीराज की मूर्ति दरबान वाले जगह पर क्यों रखा है, आप उस मूर्ति को वहां से जल्द हटवाएं। तो कन्नौजपति संयोगिता से बोलते हैं आपको पृथ्वीराज की मूर्ति वहां से हटाने की इतनी चिंता क्यों है। तो संयोगिता बोलती हैं मैं दिल्ली पति पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ। यह बात सुनकर कन्नौजपति अपनी बेटी संयोगिता पर बहुत अधिक गुस्सा होते हैं। कन्नौजपति संयोगिता के लिए स्वयंवर करवाते हैं। उस स्वयंवर में संयोगिता को अपना वर चुनना होगा। तो संयोगिता उस सभा में बोलती हैं मैं अपनी इच्छा से दिल्ली पति पृथ्वीराज को अपना वर चुनती हूँ और वो माला लेकर पृथ्वीराज के सोने वाली मूर्ति के गले में डाल देती हैं। तो कन्नौजपति गुस्से में आकर अपनी बेटी संयोगिता को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर पृथ्वीराज आते हैं और वो संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। दिल्ली में सम्राट पृथ्वीराज और संयोगिता की बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं और फिर पृथ्वीराज और संयोगिता की शादी हो जाती है। जब पृथ्वीराज चौहानों की कुल देवी के दर्शन करने जाते हैं तो कन्नौजपति अपने सिपाहियों से बोलते हैं इस मूर्ति की जगह मुझे पृथ्वीराज चाहिए और वो भी जिंदा। तो कन्नौजपति के सिपाही रात के समय चुपके से गोढ़पुर किला जाते हैं और वहां पर मौजूद सारे सैनिकों को मार डालते हैं। जब यह बात पृथ्वीराज के सैनिकों को पता चलता है तो पृथ्वीराज के काका और उनके सारे सैनिक गोढ़पुर किले जाते हैं और वहां उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई में पृथ्वीराज के काका और 64 सैनिक मारे जाते हैं। एक दिन कन्नौजपति के घर एक सेठ आता है। कन्नौजपति उस सेठ से बोलते हैं तुम गजनी जाओ और सुल्तान से सौदा करना, कीमत जो तुम चाहो। तो सेठ गजनी के सुल्तान के पास जाते हैं और वो सुल्तान से बोलते हैं कन्नौजपति की ओर से दोस्ती का पैगाम आया है। कन्नौजपति चाहते हैं अगर पृथ्वीराज आपके हाथों जिंदा पकड़ा जाए तो आप उसे कन्नौजपति के हवाले कर दें और बदले में जो चाहे कीमत ले ले। तो गजनी के सुल्तान पृथ्वीराज के पास अपना एक दूत भेजते हैं। वह दूत पृथ्वीराज से बोलता है आप दिल्ली सुल्तान के हवाले कर दे और आप सुल्तान की पनाह में आ जाएं। तो पृथ्वीराज बोलते हैं मैं सुल्तान को अपने वतन की एक मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं तो मैं उसे दिल्ली कैसे दे दूं। तो वह दूत बोलता है तो फिर वही जंग मैदान और वही फैसला। तो पृथ्वीराज और उनके सिपाही जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों के बीच युद्ध होती है। वह युद्ध 10 दिनों तक चलता रहा। तो गजनी के सुल्तान अपने सैनिकों से बोलते हैं अब हमारे पास सैनिक बहुत कम बचे हैं, तुम सब चुपके से जाओ और पृथ्वीराज के ठिकाने पर हमला करो। पृथ्वीराज और उनके कुछ सैनिक जंग मैदान से कुछ दूरी पर रात के समय सो रहे थे। तो सुल्तान के सैनिक चुपके से वहां जाते हैं और वे लोग चारों तरफ पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। सुल्तान के सैनिक पृथ्वीराज के कुछ सैनिकों को पकड़कर उन पर पेट्रोल डाल देते हैं और उन्हें जिंदा जलाने की धमकी देते हैं। तो पृथ्वीराज बोलते हैं नहीं तुम ऐसा मत करो और पृथ्वीराज आत्मसमर्पण कर देते हैं। पृथ्वीराज का सैनिक संयोगिता से बोलता है हम युद्ध हार गए, सम्राट बंदी बना लिए गए हैं, हमारे पास समय नहीं है,
दिल्ली पर कब्जा लेने सुल्तान की फौज आ रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो संयोगिता बोलती हैं, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। और वहाँ पर मौजूद पृथ्वीराज के सैनिकों की सारी पत्नियां और संयोगिता योद्धाओं का कपड़ा पहनकर यज्ञ की आग में कूद जाती हैं। जब यह बात संयोगिता की माँ को पता चलता है तो वह अपने पति से बोलती हैं, आपके गुस्से और अहंकार ने मेरी बेटी की जान ले ली। अब ना तो कभी दिल्ली आपकी होगी और ना अजमेर। कनौजपति के पास वह सेठ आता है और वो उनसे बोलता है, सुल्तान ने पृथ्वीराज को देने से मना कर दिया। तो कनौजपति सेठ से बोलते हैं, सुल्तान को पृथ्वीराज की कीमत समझ में आ गई, मगर पृथ्वीराज की कीमत मुझे समझ में ना आई। सुल्तान पृथ्वीराज को अपने किले ले जाते हैं और वो पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल लेते हैं। सुल्तान पृथ्वीराज को 2 शेरों से लड़वाते हैं तो पृथ्वीराज उन दोनों शेरों को मार डालते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज के कान किसी भी आहट या कदमों को सुन लेते थे। क्योंकि बचपन से ही पृथ्वीराज के कानों की सुनने की शक्ति किसी आम मनुष्य से अधिक थी। एक दिन पृथ्वीराज और सुल्तान जंग मैदान में उतरे और पृथ्वीराज के पास मात्र एक तीर था, तो पृथ्वीराज उस तीर से सुल्तान को मार डालते हैं। तो वहां पर मौजूद सुल्तान के सैनिक पृथ्वीराज और उनके मित्र पृथ्वीचंद्र भट्ट को तीरों से मार डालते हैं और वहां पर कैद पृथ्वीराज के सारे सैनिकों को छोड़ देते हैं।